वेलकम टू दी सीए फाउंडेशन रैपिड रिवीजन बैच, जहाँ पे हम अकाउंट्स का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं, वो भी मॉड्यूल बेस्ड। जी हाँ, हम मॉड्यूल से ये पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो आप किसी भी क्लास से आपने अगर अपना सीए फाउंडेशन की तैयारी की होगी तो आप ये रिवीजन देख सकते हैं और अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस इसी वीडियोज़ में आप सॉल्व करके ले सकते हो। तो इस सीरीज़ को शुरू करने के पहले हम लोग एक पास्ट ईयर पेपर देखेंगे समझने के लिए कि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली कैसा दिखता है, फाउंडेशन का पेपर दिखेगा कैसा। तो आइए समझते हैं सीए फाउंडेशन का पेपर पैटर्न। बेसिकली आपका जो सीए फाउंडेशन का जैन 2025 का पेपर है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन किया है मैंने। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, ये 20 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना ही रहेगा। आपको अगले 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन 4 क्वेश्चंस के भी आपको 20-20 मार्क मिलेंगे, यानी कि ये 20 + 80 टोटल आपके मार्क्स हो गए 100। इस ऑप्शन वाले क्वेश्चन का भी 20 मार्क का वेटेज रहेगा और टोटल पेपर आपका 120 मार्क का आएगा, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का सॉल्व करना है। अब ये 100 मार्क्स जो है ये आपको सॉल्व करने हैं 180 मिनट्स में। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज आपको 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स का मतलब है 1 मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट्स मिलेंगे। तो अगर कोई 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आपको 18 मिनट में सॉल्व करना है। 20 मार्क का क्वेश्चन आपको 36 मिनट्स मैक्सिमम देके सॉल्व करना है। ये पेपर सिर्फ आपके लिए आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल का भी टेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमेशा आएगा ट्रू और फॉल्स का, जो रहेगा 12 मार्क्स के लिए। 6 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको विथ रीज़न लिखना है ट्रू और फॉल्स, और इसके आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कहीं से भी आ सकते हैं आपके दोनों मॉड्यूल्स में से। नए क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट हर बार बनाते रहता है, तो आपको आरटीपी जो हमारे खासकर 2024 के बाद आए वाले आरटीपीज़ है, यानी मई 24, सितंबर 24, जैन 25, ये सारे आरटीपी आपको देखने ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नए ट्रू और फॉल्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर हम चलते हैं आगे। 12 मार्क के अलावा 8 मार्क में यहाँ पे जनवरी 2025 में एक थियरी क्वेश्चन आ गया था और एक क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रोसेस के चैप्टर में से आ गया था। तो ये जो पैटर्न है ये फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन या किस चैप्टर में से आएगा। कभी यहाँ पे इन्वेंट्री का भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पे 4-4 मार्क के 2 आ सकते हैं या फिर 8 मार्क का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन का है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, जिसके अंदर हमें 10 मार्क्स का बाइफर्केशन मिल रहा है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बीआरएस का आ रहा है। तो जैसा हम देख सकते हैं बीआरएस जो है ये 10 मार्क के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपको बीआरएस के 10 मार्क मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता नहीं है ये, और आप इसमें अच्छे 10 मार्क्स निकाल सकते हो। तो जैसा हमने ऊपर देखा 12 मार्क तो ट्रू और फॉल्स के मिल गए, 10 मार्क आपको बीआरएस के तो पक्के लेने ही हैं। 22 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। थियरी के हमने देखे 4 मार्क थे। थियरी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ये 4 मार्क भी आराम से मिल जाते हैं। और सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये 4 मार्क भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। यानी टोटल 20 और 10 30 मार्क्स तो यहीं कवर हो गए आपके। डेप्रिसिएशन जैसा चैप्टर आया उसके 10 मार्क है, 40 मार्क्स। तो आपका जो पासिंग मार्क है ये आपके पहले 2 क्वेश्चन में ही निकल जाएगा। अगर आप सही तरीके से प्लान करो तो आप देख रहे हो कि बड़े क्वेश्चंस तक तो हम पहुंचे ही नहीं अभी तक, और अभी से हम लोग 40 मार्क निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का। ये क्वेश्चन आया है 15 मार्क्स के लिए। तो जैसा मैंने बताया 20 मार्क का बाइफर्केशन अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। 12-4-4, 12-8, 10-10। इस क्वेश्चन में 15 और 5 में डिवाइडेड दिख रहा है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और ये देखो 5 मार्क का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा जो पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर है। 15 मार्क के लिए
फाइनल अकाउंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप पूरा पेपर सीक्वेंस में सॉल्व करो। तो अगर आपको लगता है कि मेरा फाइनल अकाउंट्स बहुत अच्छा है, अगर आपको फाइनल अकाउंट स्ट्रांग लगता है आपका, तो आप डेफिनेटली थर्ड क्वेश्चन से भी शुरुआत कर सकते हो और आपको शुरुआत में ही 15 मार्क मिल सकते हैं इसके। बट मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि शुरुआत में ही आप सीक्वेंस में जाने की गड़बड़ मत करना। आप एक बार प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड करना। क्वेश्चन पेपर आपको 145 को ही मिल जाएगा, 2 से 5 का पेपर होता है, आपको 145 को यानी 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है। तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप पूरा पेपर एक बार शांति से पढ़ो, डिसाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, और उसके बाद ही आप पेपर लिखना शुरू करो। आगे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी पार्टनरशिप का ही है। जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेकेंड बिट देखा था, हमारा बी बिट जो 5 मार्क्स का था वो भी पार्टनरशिप का था, फोर्थ क्वेश्चन का ए बिट भी पार्टनरशिप का ही है। तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स जो है वो पार्टनरशिप अकाउंट से आ रहे हैं आपको, यानी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आपको आया था यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर का ये क्वेश्चन है और इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग जब रिवीजन के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स करेंगे तो ये जॉइंट लाइफ वाला जो पॉइंट है ये कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं हम। इसी में गुडविल कैलकुलेशन भी इसमें इंक्लूड हुआ था। डेथ के साथ साथ गुडविल कैलकुलेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ही क्वेश्चन में आ गया, यानी एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था ये। 5 मार्क का जो सेकेंड सब क्वेश्चन आया है इसके अंदर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का है और इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और साथ ही साथ कुछ मिसिंग फिगर्स भी आपको ढूंढने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर जो था वो आपको दिया गया था एंड आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, यानी एनपीओ का भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का आया है। इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बनाने का क्वेश्चन आ गया था। ये मैं आपको पहले पेपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो प्लानिंग रहे, जो हमारे मई 2025 के पेपर की जो तैयारी है वो आप अच्छी तरीके से कर पाओ। सेकेंड क्वेश्चन इसी के अंदर जो आ रहा है वो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसके अंदर भी ऑप्शन दे रहा है वो। एक तो है बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, जो यहाँ पे 2 बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए गए हैं उसके जर्नल एंट्रीज दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, यानी 4th चैप्टर का आपके, कि हमको स्टॉक की वैल्यू निकालना है कि लास्ट में स्टॉक की वैल्यू कितनी रहेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तीसरा क्वेश्चन भी है इस 5th क्वेश्चन के, तीसरा सबबिट है ये, जिसके अंदर हमको डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड है, यानी ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है हमारे कंपनी अकाउंट्स का। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे, जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन भी हो सकता है या आप इसे चूज भी कर सकते हो लिखने के लिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेसिकली। इसके अंदर हम देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स दिख रहा है हमें, यानी फिर से कंपनी अकाउंट्स, और हमारे पास एक थियरी क्वेश्चन आ गया है 5 मार्क के लिए। तो मेरे पास 2 जगह पे थियरी क्वेश्चन आए थे, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में और एक यहाँ पे मुझे लास्ट क्वेश्चन में भी दिख रहा है थियरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो थियरी मैं बोल सकता हूँ 5, 4 ऐसे करके 9 से 8, 9 मार्क 10 मार्क का थियरी आ सकता है। 12 मार्क का आपके पास ट्रू और फॉल्स भी आता है। आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया है और इसके बेसिस पे अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सीए फाउंडेशन का रिवीजन। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका पूरा सीए फाउंडेशन का रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट मॉड्यूल से। हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर मेन चैप्टर्स है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज और फाइनल अकाउंट्स। तो हम इसमें से शुरू करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 10 मार्क का हर साल क्वेश्चन पक्का आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, कभी कभी इन्वेंट्री नहीं पूछता, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि बीआरएस का क्वेश्चन तो पक्का आता है और 10 मार्क आपको देके जाएगा। तो हम उसी से ये हमारा रिवीजन सेशन शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जैसे आप जानते हैं कैश बुक और बैंक बुक यानी बैंक पासबुक, इन दोनों के जो बैंक बैलेंसेस है उन दोनों के डिफरेंसेस का जो रीज़न है वो ढूंढता है। तो मेरे कैश बुक के अंदर भी बैंक बैलेंस दिखता है और पासबुक के अंदर भी बैंक बैलेंस दिखता है।
दोनों में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके लिए हम रेफर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो रीजंस है इस डिफरेंस के वो उसमें डिफाइंड होते हैं। मेन रीजन डिफरेंसेस के क्या होते हैं, तो एक है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा होता है डिफरेंस ड्यू टू एरर्स। जो आपने और बैंक ने अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया है उसको हम बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस, और जो एरर्स यानी गलतियों से हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं वो है डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। तो बीआरएस बेसिकली एक टूल है जो इन दोनों डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर देगा। रिकंसाइल का मतलब ठीक करना नहीं होता, ये सिर्फ रीजंस बताएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्यों है। क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे डिफरेंसेस के, तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने कोई चेक इशू किया हो सामने वाले पर्सन को और वो अपने बैंक में अभी तक उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। ऐसे चेक को हम बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जिसे मैं शॉर्ट में बोलूंगा CINP। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके पास चेक आया था, आपने उसे डिपॉजिट कर दिया बैंक में और बैंक को क्लियर करने के लिए टाइम लग रहा है उस चेक को, तो ऐसे चेक की वजह से भी डिफरेंस आएगा जिसे हम बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, जिसे मैं शॉर्ट में बोलूंगा CDNC। इनसे डिफरेंसेस कैसे आ सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए ने हमें चेक दिया है ₹1000 का और हमने उसे बैंक में जमा करवाया, तो बैंक में जमा करते टाइम मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर, मिस्टर ए इज द गिवर। तो मेरे कैश बुक के अंदर मेरे हिसाब से तो ये ₹1000 जमा हो गए, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया है। इट इज अ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ऐसे चेक से डिफरेंस आ जाएगा हमारे बैंक के पासबुक में, क्योंकि वहां तो पैसे जमा नहीं हुए। मुझे लग रहा है कि ये ₹1000 कैश बुक में जमा हो गए, लेकिन पासबुक में कोई भी पैसे जमा नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ है। इस वजह से डिफरेंस आएगा। अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि मिस्टर बी को हमने ₹5000 का चेक दिया था, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा मिस्टर बी इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, इसलिए मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे बैंक अकाउंट से तो मैं ₹5000 का बैलेंस माइनस कर लूंगा। मेरे कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसमें मेरा बैंक का बैलेंस 5000 से कम हो गया, लेकिन पासबुक में से अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि सामने वाले ने अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो ये आ जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये दो मेन रीजंस है जिसके वजह से हमारे पास कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस आता है। इसे हम रिकंसाइल करने के लिए BRS बनाते हैं। BRS एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हम हेडिंग में लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025 मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो मेनली इसके अंदर दो ही कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम शुरुआत करेंगे एक बेस वैल्यू लेके। ये बेस वैल्यू या तो आप कैश बुक की ले सकते हो या फिर पासबुक की। उसकी शुरुआत होगी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से और वो एंड होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में। और इसमें मेनली ये दो ही कॉलम्स रहेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी शुरू हो सकता है, एंड एज पर कैश बुक भी हो सकता है। प्लस इसमें ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत स्मार्टली करने हैं। आइए देखते हैं मॉड्यूल्स के अंदर इसमें के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको देख के जाने हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, यानी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में जो डिफरेंसेस है, वो हमें इस BRS के अंदर ऐड या लेस करके रिकंसाइल करने हैं। तो इसके जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसके अलावा भी कई अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे पेमेंट कर दिया बैंक ने, इंटरेस्ट जमा हुआ, बैंक चार्जेस लग गए, कई ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। और वो सभी को या तो ऐड करना होगा या लेस करना होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अभी मे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है वो हम देखने जा रहे हैं। आ जाइए फिर से मॉड्यूल के अंदर। आइए देखते हैं मॉड्यूल के अंदर कौन से डिफरेंस दिखाए गए हैं। सबसे मेन रीजन फॉर डिफरेंस है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक यानी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाले, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर यानी डायरेक्ट डिपॉजिट वाला,
बिल डिस्काउंटेड का डिसऑनर, जो आपने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट कराया था उसका डिसऑनर हो गया, बैंक ने आपके पैसे काट लिए, इस तरीके के डिफरेंसेस। बिल कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला जो था, जो आपने बैंक में जमा कर लिया है, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके बीआरएस में डिफरेंसेस पॉइंट आउट हो सकते हैं। हम बीआरएस को समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ये कंपनी का बीआरएस बनाने आपको बोल रहे हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट उसने दे दिया कि 2,40,000 से मुझे बीआरएस शुरू करना है, ये मेरा बैंक बैलेंस होगा। अब इसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये है 1,36,000 के। तो ऐसे चेक्स जो आपने इशू तो किए पर सामने वाले ने इसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, तो आपको लग रहा है आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन सामने वाले ने तो डिपॉजिट ही नहीं किया, तो आपके पासबुक के अंदर बैलेंस कम नहीं हुआ है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, जाना आपको पासबुक की तरफ है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा रहेगा, आपका बैलेंस कम है, तो आपको इसे ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड में आ गया, ये 136 आपके पास ऐड हो गया। फिर आ रहा है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। आपको चेक मिला था, बैंक में आपने डाल दिया ये, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये, तो आपको लग रहा है कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन अभी तक पासबुक में जमा ही नहीं हुआ है वो, तो पासबुक का बैलेंस कम है, आपका बैलेंस ज़्यादा है कैश बुक के अंदर। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का है, जाना आपको पासबुक की तरफ है, तो हम इसे कर लेंगे लेस। तो आप देखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर जो है वो लेस में आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर ट्रांजैक्शन दिया गया है बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस 300 के बैंक ने डिडक्ट कर दिए, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, आपके पास अभी भी उतना ही बैलेंस दिख रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि चार्जेस लग गए। तो इसीलिए आपको अगर बैंक का बैलेंस चेक करना है पासबुक के हिसाब से, तो हमें इसमें से हमारे कैश बुक के बैलेंस में से इसे करना पड़ेगा लेस। तो बैंक चार्जेस जो है वो लेस हो रहे हैं यहाँ पे। लास्ट पॉइंट जो हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड था 1,250 का, ये हमारे पास ब्याज जमा हुआ है हमारे बैंक बैलेंस में, और पासबुक के हिसाब से बैलेंस बढ़ गया क्योंकि ये बैंक ने क्रेडिट किया है। पासबुक हमारी बैंक बनाती है, कैश बुक हम बना रहे हैं, हमको पता ही नहीं ब्याज जमा हुआ है, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस कम है, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है। तो हमें पासबुक की तरफ अगर जाना है तो हमको कैश बुक के अंदर ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1,250 का जो अमाउंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ये हमारे पास ऐड में ही आ रहा है, और ये 1,250 भी ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में आपको 240 में 136 और 1,250 ये ऐड होने के बाद 3,77,250 ये हमारा बैलेंस दिख रहा है। इसमें से दो आइटम्स माइनस होने के बाद फाइनल बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा आपको 2,86,950। इस तरीके से आपको बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि हाई चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 6 भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कैश बुक भी बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू डू एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक। तो अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है बीआरएस वाले क्वेश्चन में कि आपको कैश बुक भी बनाना है, तो आपको सारे एरर्स कैश बुक के थ्रू ठीक करने पड़ेंगे। सिर्फ आपके टाइमिंग डिफरेंसेस और बैंक एरर्स जो है वो आपके बीआरएस में आएंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको कैश बुक के थ्रू ठीक करनी पड़ेगी। तो ये एक ट्विस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो ईयर एंड का क्वेश्चन डाले, और ईयर एंड यानी 31 मार्च के दिन आपको कंपलसरी सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक के थ्रू ही करने पड़ेंगे। तो हो सकता है वो क्वेश्चन में ना बोले कि आपको कैश बुक बनाना है, पर आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब भी ईयर एंड आता है, ये पॉइंट यहाँ पे है, जब भी ईयर एंड आता है तो आपको कंपलसरी कैश बुक बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको 7.2.1 पैराग्राफ में भी मिल जाएगा कि एडजस्टिंग द कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। मॉड्यूल में लिखा है कि एडजस्टिंग थ्रू कैश बुक इज ऑप्शनल, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी हुई है
if the reconciliation is done at the end of the accounting or financial year, cash book should be adjusted so as to reflect the correct bank balance in the balance sheet. वो बोलता है मॉड्यूल के अंदर कि अगर आपका 31 मार्च का अगर BRS बन रहा है और क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं भी है कि आपको कैश बुक बनाना है, तो भी आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड आ चुका है और आपको ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करने के लिए कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा सही बैंक बैलेंस के साथ में. आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है. इसके अलावा इलस्ट्रेशन 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली करके जाने हैं. सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ बात आपको ध्यान में रखने की ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया गया हो तो ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक. अगर आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो इसको सॉल्व करने का एक स्मार्ट ट्रिक ये होगा कि आप शुरुआत में जब लिख रहे हो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वहाँ पे जो आप अमाउंट लिख रहे हो, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि वो ओवरड्राफ्ट है तो आप स्मार्टली उसको नेगेटिव बैलेंस की तरह लेके स्टार्ट कर सकते हो और नॉर्मल क्वेश्चन के जैसे उसे सॉल्व करो. तो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट ना लगे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही उसे नेगेटिव बैलेंस के फॉर्म में ले लिया है. कई बार वो डायरेक्टली ओवरड्राफ्ट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी ओवरड्राफ्ट वाला ही बैलेंस है. उसने डायरेक्टली नहीं बताया है कि ये ओवरड्राफ्ट है, उसने इनडायरेक्टली बताया है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये ओवरड्राफ्ट वाला ही क्वेश्चन है. वो ऐसा भी लिख सकता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी जो होगा वो भी हमारा ओवरड्राफ्ट ही होगा. तो ये ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है और उसे नेगेटिव लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आप उसे नेगेटिव ना लेते हुए सॉल्व कर रहे हो तो आपको बैंक बैलेंस नहीं लिखना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखना है. बैंक बैलेंस की जगह आप लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और ये आपको 10,000 अब नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पॉजिटिव नंबर के जैसे लिख सकते हो. आई होप ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर है और इस टेक्निक को यूज़ करके आप फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के 5th नंबर क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझा देगा. आई होप आपको BRS वाला ये रिवीजन, क्विक रिवीजन अच्छा लगा. इसके डिटेल क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो हम क्लास में रेगुलरली लेते हैं. इसी तरीके से हम आने वाले चैप्टर्स भी रिवाइज करने वाले हैं क्विक रिवीजन के अंदर. तो जल्दी से इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.